चलिए हम अभी शुरू करते हैं फिजिक्स का जो हम क्वेश्चन गेस किए हैं उसका। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यानी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए जब मान लेते हैं कि अगर ये अवतल दर्पण है और मुख्य अक्ष आपका यहीं हो गया और इसी के समानांतर जब किरण चलती है तो ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की यहीं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, यानी है मुख्य अक्ष न है, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गोलीय दर्पण की वाक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको पता है कि फोकस दूरी वाक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वाक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाक्ता त्रिज्या कितना दिया है 20, तब फोकस दूरी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका 10 नंबर दिखाई। अब कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा रखो ना इस तरह से, सूरज गिरा रहा है। अब देखिए कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताना है। कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो कौन ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण है जो सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित भी बनाता है। और ठीक है, अब कह रहा है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ये क्वेश्चन हो, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। टेढ़ा मत जाओ ऐसे ही। तो कह रहा है क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ दृष्टि क्षेत्र भी पैदा करता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वाक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी निकालना है, तो ये बराबर क्या होता है, r/2। तो r त्रिज्या दे लेबा 32, तो 32/2 कितना हो जाएगी, 16। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है हीरे का अपूर्णांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यानी हीरे का अपूर्णांक, तो हीरे का अपूर्णांक 2.42 है, इस कथन का यह अभिप्राय है कि हीरे का प्रकाशी घनत्व अधिक होता है। हीरे का क्या होता है जी, प्रकाशी घनत्व अधिक होता है, इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। तो आप समझ गए हीरे का अपूर्णांक 2.42 का क्या अर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर 7, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो एक डायोप्टर किसे कहेंगे जी, तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो। अगर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर आएगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता या डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर है 8, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है, तो 1/2 भागा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.5। अब कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अर्थ है, अगर +1 रहेगा तो उसका अर्थ है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी दोनों एवं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा या समान होगा। +1 का मतलब होता है सीधा तथा आभासी, सिंपल भाषा में समझिए, +1 का मतलब सीधा तथा आभासी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, सब कोई क्वेश्चन सामने रखेंगे। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर दूर की वस्तु को रेटिना पर क्या करता है, फोकस करता है, उसी को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। तो क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखने से सिलियरी पेशिया का संकुचन क्या होता है, महत्तम होता है। यही कारण है कि समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देख पाता। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे के बारे में बहुत है,
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। क्या होता है जी? बार बार वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो तारे की अपेक्षा ग्रह हमारे पृथ्वी के क्या है? बहुत निकट है, जिसके कारण हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसतन मान क्या होता है? 0 होता है। यही कारण है कि ग्रह कि क्या है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अब कह रहा है सूर्योदय के समय, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो आइए यहाँ पे, तो आपको पहले ही बताया गया है सूर्योदय के समय में सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो आपको मालूम है सूर्योदय के समय में सूर्य क्या होता है? क्षितिज तल पर होता है और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में क्या होती है? अधिक समय लगती है, जिसके कारण उस समय सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय में सूर्य क्या होता है? लाल रक्ताभ प्रतीत होता है। ये हम नहीं लिखे हैं, हालांकि नोट्स में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सामने रखेंगे क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? यानी आकाश नीला की अपेक्षा अगर कोनो अंतरिक्ष में होखे तो ओकरा आकाश नीला के अपेक्षा काला काहे लौकेला? तो कहता क्योंकि आकाश में जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश नीले की अपेक्षा क्या दिखाई देता है? काला दिखाई। आए वायुमंडल उलंग हिले नहीं कहता, वायुमंडल हिले नहीं कहता, एक मतलब कथी हुई? प्रकीर्णन ना हुई। 16 में कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई यानी R समानुपाती L, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल R समानुपाती 1/A, चालक के प्रतिरोध यानी R समानुपाती P हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, ओम के नियम आप लिख लीजिएगा, ओम का नियम नोट्स में है। अब कह रहे हैं चुंबक 18 में, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो चुंबक के निकट लाने पर उसका चुंबकीय बल चुंबकीय सुई के ध्रुवों पर बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है। यही कारण है कि वह क्या होता है? जब वो विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 कह रहा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो हमको मालूम है कि चुंबकीय सुई हमेशा एक दिशा को सूचित करता है। अगर ये प्रतिच्छेद करेगा इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय सुई 2 दिशा को प्रतिच्छेद कर सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है। बस यही कारण है कि प्रतिच्छेद नहीं कर पाती। आगे फ्लेमिंग का वामन हस्त नियम नोट्स में है, देख लीजिएगा। विद्युत मोटर ये भी भेज दिया गया है नोट्स में। विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। अब दिष्ट धारा क्या है? 23। तो कह रहा है दिष्ट धारा के कुछ स्रोत, यानी दिष्ट धारा कथी कथी से हो कहलाता? सेल से, बैटरी से, डायनेमो से। 24 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्यों सावधानी बरतनी चाहिए? क्यों? ताकि हम किसी घटना का शिकार नहीं हो सके, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे। तो विद्युत मोटर 5 नंबर का आएगा। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 26, तो जब विद्युत परिपथ में विद्युत नमय तार तथा उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तब विद्युत रोध शून्य हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? लघुपतन होता है। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएगा तबे ना जी। 27 नंबर कहता कथी हो? कहता उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो उत्तम ईंधन वैसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक एवं जिसे कम खर्चा में प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तम ईंधन कहते हैं। अब आइए 28 कह रहा है जीवाश्म ईंधन की क्या विशेषता है? तो जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म सबसे पहले अनवीकरणीय स्रोत है। इसके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जिसे हमें क्या होती है? हानि होती है। 29 नंबर, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्रदूषण नहीं करती, यह अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है। उसके बाद क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। 31 में आइए,
अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। अवतल दर्पण का दो उपयोग, एक को दाढ़ी बनाने में या गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। 32 नंबर, विद्युत विभव की परिभाषा दे, इसका ऐसा ही मात्रक। तो आपको मालूम है जब इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम्ब होता है। ओकरा बाद विद्युत विभव। ओकरा बाद 33, दृष्टि दोष क्या है? तो आँख में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण आँख रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब आइए 34 नंबर है। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करना है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। कौना में? एसी में। एसी में परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। लेकिन दिष्ट धारा में वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। और दिष्ट धारा का विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब वही मैंने बोला इसके पहले क्वेश्चन था सूर्योदय के समय में सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो सूर्योदय के समय में सूर्य क्षितिज पर होता है, पृथ्वी से दूर अधिक होने के कारण नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण हमारे तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय में सूर्य क्या होता है? रक्ताभ प्रतीत होता है। अब कह रहा है तारे और ग्रह में अंतर बताएं। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। या प्रकाश उत्पन्न करता है या प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, या बहुत गर्म होता है या बहुत गर्म नहीं होता। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दो में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। उसके बाद था 38 में प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन में क्या हो जाएगा? अपवर्तित हो जाएगा। परावर्तन में क्या हो जाएगा? परावर्तित। तो अपवर्तन में देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की जाया में अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे म्यू बराबर बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर। पूछ सकता है म्यू बराबर क्या होता है? तो साइन आई बाई साइन आर। अब कह रहा है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? तो आपको मालूम है विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सी का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसमें उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि फिलामेंट वायु के संपर्क में आ जाएगा ना, तो ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण करके भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा, इसलिए उसमें कौन सी भरा जाता है? वायु के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? फ्यूज तार की 3 विशेषताएं। तो फ्यूज तार का विशेषता क्या है? 40 में इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका गलनांक न्यूनतम होता है, घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर अनुपातांक का फ्यूज का क्या होता है? व्यवहार होता है। 40 तक हो गया। 41 में आ जाइए। 41 कह रहा है 41 क्या है जी? 41 है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो मैंने इसका आंसर दे चुका है आपको। अब कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है? आपको मालूम होना चाहिए। जब आंख नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सके लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखे, तो आंख में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को क्या बोलिएगा? निकट दृष्टि दोष बोलिएगा। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? देखिए ये 5 नंबरिया में ही पूछ सकता है। 5 नंबरिया में ऐसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के कारण एवं निकट दृष्टि दोष के निवारण। तो कारण में आइए नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, बस इतने लिखिएगा। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। और दो में क्या लिखिएगा? नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना। हो गया। अब निवारण में क्या लिखिएगा? निवारण अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो कौन लेंस का उपयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का। अब आते हैं दूरदृष्टि दोष। जिस नेत्र में द्वारा वस्तु को साफ साफ यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, देखिए जौवन दोष होगा ना वहीं दिखाई देगा। इसमें दूरदृष्टि दोष था, एक मतलब दूर लौकी नज़दीक ना लौकी। हमें निकट दृष्टि दोष लगा नज़दीक लौकी दूर ना लौकी। ठीक बा। अब एकर कारण कथी हुई? तो नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है और इसमें क्या होता है? पतला हो जाता है। इसमें लंबाई क्या होती है? इसमें लंबाई बढ़ जाती है और इसमें लंबाई क्या होती है? घट जाती है। और इसका निवारण उत्तल लेंस का किया जाता है। 44 में आते हैं। 44 में कह रहा है क्वेश्चन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो सुनिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और जहाँ हमें अपसरित होती है उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ऐसे ही तो लिखना है। आगे आइए। अब कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की
प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, जिससे श्वेत प्रकाश नीले रंग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, और यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब कह रहा है, कभी कहता हो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, यानी दाढ़ी वाड़ी बनावे वाला काहे करल जाला। तो अवतल दर्पण अपने निकट रखे वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण छोटी छोटी दाढ़ियाँ भी कैसी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई पड़ती है, जिससे दाढ़ी बनाने में क्या होती है, हजाम ठाकुरों को सहूलियत होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग यंत्र के रूप में किया जाता है। अब देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम सम्मोहन। अगर तो सबसे पहले प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का डिफिनीशन देंगे। एक प्रतिरोध का पहला दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार सम्मोहन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम सम्मोहन कहते हैं। ये आपका 3 गो प्रतिरोध हो गया, एगो R1, एगो R2, एगो R3। इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, V1, V2, V3। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। तब प्रतिरोध R1 के लिए सिरों पर विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। तब बड़का V बराबर क्या हो खेला हो, बड़का V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर यहाँ पे क्या था, IR1, IR2, IR3 मैंने लिख दिया। तीनों में क्या कॉमन ले लिया, I, तो क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR, तो I से I कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम सम्मोहन हो गया। उसके बाद समांतर क्रम सम्मोहन में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसमें श्रेणी क्रम सम्मोहन में V1, V2, V3 निकालेंगे, और इसमें आएंगे I1 पर, ठीक है ना। समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया। सेम R1 प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V/1 R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान V1 बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V कोमा ले लिए तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 हो गया। अब I है गुना में V बा, तो यानी आके बाटा में V आ जाई, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I ऊपर बा, अभी बराबर क्या होखेला, IR, तो I से I कट गेल, तो 1/R। आप इसको एक टर्म और ही कर सकते हैं, 1/R बराबर लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका हो गया। थैंक यू।